गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर, सिक्स्थ चैप्टर ऑफ एम लक्ष्मीकांत, दैट इज़ यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो सिक्स्थ चैप्टर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे एम लक्ष्मीकांत का सिक्स्थ चैप्टर है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। आर्टिकल 1 to 4 अंडर द पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो जो हमारा पार्ट 1 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें से आर्टिकल 1 to 4 डील करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो हमारा पार्ट 1 है यूनियन के बारे में, और उस हमारे कंट्री के अंदर कौन से टेरिटरीज है, मतलब क्या क्या स्टेट्स हैं। तो हमारे पास टोटल 25 पार्ट्स हैं। देयर आर 25 पार्ट्स एट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड पार्ट 1 डील्स विद यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। Article Union of State. Article 1 describes describes India, that is Bharat, shall be a union of state rather than the federation of state. This provision deals with two things: one, name of the country, and two, type of polity. तो आर्टिकल 1 हमारे इंडिया, दैट इज़ भारत, मतलब यहाँ से दो चीज़ें मालूम हो रही है। एक तो हमारी कंट्री का नाम जो है इंडिया, और भारत। तो हमारी कंट्री के दो नाम हैं, एक है मॉडर्न नेम दैट इज़ इंडिया, एक है ट्रेडिशनल कल्चरल हिस्टोरिकल नेम जो भारत है। तो हमारी कंट्री के दो नाम हैं, इंडिया दैट इज़ भारत। और दूसरी चीज़ हमारी पॉलिटी, क्या टाइप की पॉलिटी है। हम यूनियन ऑफ स्टेट है, हम फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है। देयर वॉज नो यूनानिमिटी इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली विद रिगार्ड टू द नेम ऑफ द कंट्री। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे, जब बात आई कि हमारी कंट्री का नाम क्या रखना चाहिए, तो यूनानिमिटी मतलब सब लोग का ओपिनियन एक नहीं था, सब लोग एक नाम पर हामी नहीं भर रहे थे। तो यूनानिमिटी मतलब सब लोग एक ही डायरेक्शन में, एक ही आइडियोलॉजी या फिर एक ही आंसर पे कॉन्साइड करते हैं, लेकिन यूनानिमिटी नहीं थी। मतलब कोई एक नाम बोल रहा था, कोई दूसरा नाम बोल रहा था। कुछ लोग कह रहे थे ट्रेडिशनल नेम चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे मॉडर्न नेम चाहिए। तो ऐसे यूनानिमिटी नहीं थी। सब मेंबर सजेस्टेड द ट्रेडिशनल नेम दैट इज़ भारत, मतलब ट्रेडिशनल नेम होना चाहिए, या जैसे कि भारत, वाइल अदर एडवोकेटेड द मॉडर्न नेम, नहीं मॉडर्न नाम रखेंगे इंडिया। तो कुछ ट्रेडिशनल नेम चाहते थे, कुछ मॉडर्न नेम चाहते थे। एंड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैड अडॉप्टेड अ मिक्स नेम बोथ, दैट इज़ इंडिया दैट इज़ भारत। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इंडिया और हमारी कंट्री को दो नाम दिए हैं, इंडिया दैट इज़ भारत। सेकेंडली, द कंट्री इज डिस्क्राइब्ड एज यूनियन ऑल्दो इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन स्ट्रक्चर। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फेडरल इन स्ट्रक्चर है, मतलब हमारे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी है और हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। तो फेडरल है, डिवीजन ऑफ पावर्स है दोनों के बीच में। लेकिन फिर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन हमें एज अ यूनियन बताया गया है, हमें फेडरेशन नहीं बताया गया है। लेकिन फिर भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर फेडरल है, नाम यूनियन है। अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर, द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट हैज़ बीन प्रिफर्ड टू द फेडरेशन ऑफ स्टेट फॉर टू रीजन। बी आर अम्बेडकर जी ने कहा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कि हमने यूनियन ऑफ स्टेट इसलिए लिया है और फेडरेशन ऑफ स्टेट इसलिए नहीं लिया है। उसके दो रीज़न है। एक, वन, इंडियन फेडरेशन इज़ नॉट एन रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमॉन्ग द स्टेट्स लाइक अमेरिकन फेडरेशन। तो अमेरिका जो है, अमेरिका एक फेडरेशन है और वहाँ के स्टेट्स के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, जिस एग्रीमेंट के बेस पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर्म हुआ है। मतलब वो स्टेट्स यूनाइट होकर एक फेडरेशन बना रहे हैं। टू, द स्टेट्स हैव नो राइट टू सिसीड फ्रॉम द फेडरेशन। तो हमने फेडरेशन ऑफ स्टेट इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो किसी एग्रीमेंट के बेस, स्टेट्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है जिससे हमारा इंडिया बना है। तो शायद कोई भी एग्रीमेंट हमारे स्टेट्स के बीच में नहीं हुआ है। और दूसरी चीज़, हमारे जो स्टेट्स हैं उनको ये राइट नहीं है कि वो फेडरेशन से, मतलब जो यूनियन है इंडिया से, वो अलग हो सके। इसलिए यूनियन ऑफ इंडिया यूज़ किया गया है, फेडरेशन ऑफ इंडिया यूज़ नहीं किया गया। द फेडरेशन इज़ अ यूनियन बिकॉज इट इज़ इंडिस्ट्रक्टेबल। तो हमारा जो फेडरेशन है वो एक यूनियन है क्योंकि हमारा फेडरेशन इंडिस्ट्रक्टेबल है। द कंट्री इज़ एन इंटीग्रल एज अ होल डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट्स ओनली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो हमारी कंट्री है वो एक इंटीग्रल है, मतलब हमारी पूरी कंट्री एज अ होल यूनाइटेड है और हमारा जो यूनियन है वो इंडिस्ट्रक्टेबल है, मतलब हमारा इंडिया कभी टूट नहीं सकता। डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट्स ओनली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो हमारा इंडिया है वो एज अ होल एक इंडिया है, कंट्री है, हम यूनाइटेड है। और हमारे इंडिया के अंदर स्टेट्स को डिवाइड किया है जस्ट टू हैव एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो, इसलिए हमने इंडिया को स्टेट्स में डिवाइड किया है। दैट्स इट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1, द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। तो आर्टिकल 1 के हिसाब से जो टेरिटरी ऑफ हमारे इंडिया के अंदर जो टेरिटरीज हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। टेरिटरी ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। और ये जो कहा गया है कि हमारे स्टेट्स डिवाइड होंगे, हमारी कंट्री स्टेट्स में डिवाइड होगी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ये सोर्स है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट का। तो हमारी कंट्री में 3 टाइप के टेरिटरीज हो सकते हैं। एक टेरिटरी ऑफ स्टेट, दूसरी हो सकती है यूनियन टेरिटरी, और तीसरी वो टेरिटरी जो गवर्नमेंट एक्वायर करेगी जब वो चाहे। द नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड द टेरिटोरियल एक्सटेंट आर मेंशन इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे यहाँ पे 12 शेड्यूल्स हैं। तो जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है उसमें हमारे स्टेट्स के नाम, यूनियन टेरिटरीज के नाम और उनका टेरिटोरियल एक्सटेंट, मतलब टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, कहाँ तक वो स्टेट का एरिया है,
बाउंड्रीज ये सब फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. एट प्रेजेंट देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. तो हमारी कंट्री में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है. द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेनिंग टू द स्टेट्स आर एप्लीकेबल टू ऑल स्टेट्स इन द सेम मैनर. और हमने ये चीज़ मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न हर एक स्टेट को बराबर लगते हैं और सब स्टेट के ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होता है. और ये चीज़ हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ी थी कि 2019 तक जम्मू एंड कश्मीर के पास एक स्पेशल स्टेटस था बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370 और उन लोगों के पास एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, उनका एक ओन कॉन्स्टिट्यूशन था. लेकिन 2019 के बाद एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से वो हटा दिया गया है. However, special provision under Part 21 applicable to the states of Maharashtra, Gujarat, Nagaland, Assam, Manipur, Andhra Pradesh, Telangana, Sikkim, Mizoram, Arunachal Pradesh, Goa and Karnataka override the general provision relating to the states as a class. Further, 5th and 6th schedule contains separate provisions with respect to administrative of scheduled areas, scheduled tribes within the state. तो आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़े स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं. वो किन किन स्टेट्स में एप्लीकेबल होते हैं? महाराष्ट्र में, गुजरात में. मैप देख लेते हैं. तो किन किन स्टेट्स में है स्पेशल प्रोविजंस? एक तो महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटका. तो इन लोगों के पास स्पेशल प्रोविजंस है. अगर याद करने का कन्वीनियंस चाह रहे हैं तो ये देख लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट के थोड़े हैं और थोड़े हैं सेंट्रल वेस्ट के और थोड़े साउथ वेस्ट के. साउथ वेस्ट मतलब सेंटर, ऑलमोस्ट सेंटर. तो इन सब के पास कुछ स्पेशल प्रोविजंस है इन पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फर्दर 5th और 6th शेड्यूल बात करते हैं ट्राइबल एरियाज़ और अदर ट्राइबल एरियाज़ में, जिससे ATMM ऐसे याद कर लीजिए: असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम. तो 5th और 6th शेड्यूल बात करते हैं स्पेशल मतलब शेड्यूल ट्राइब्स से रिलेटेड. और वो कौन से स्टेट में? AATM करके आप याद कर लीजिए. असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिज़ोरम. असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिज़ोरम, AATM. तो इन स्टेट से जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनके लिए सेपरेट, मतलब 6th शेड्यूल में इन सब के रिलेटेड है. 5th शेड्यूल में इन जनरल बात की गई है ट्राइबल एरियाज़ की. नोटेबली द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज़ वाइडर एक्सप्रेशन देन यूनियन ऑफ इंडिया. टेरिटरी ऑफ हो गया, एक तो हो गया टेरिटरी ऑफ इंडिया, दूसरा हो गया यूनियन ऑफ इंडिया. तो ये जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है ये यूनियन ऑफ इंडिया से वाइडर सेंस है. मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया बड़ा है, वाइडर है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन ऑफ इंडिया. मतलब यूनियन ऑफ इंडिया छोटा हो गया, टेरिटरी ऑफ इंडिया बड़ा हो गया बिकॉज द लेटर इंक्लूड्स ओनली स्टेट्स. मतलब यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ स्टेट्स आते हैं, बट द फॉर्मर इंक्लूड्स नॉट ओनली स्टेट बट ऑल्सो यूनियन टेरिटरीज. मतलब टेरिटरीज में आते हैं यूनियन टेरिटरीज, स्टेट्स और एक्वायर्ड टेरिटरीज. एंड द टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट of India any time for the future, in future and time. The states are members of the federal system and share the distribution of power with the centers. तो जो हमारे स्टेट्स हैं वो मेंबर हैं हमारे फेडरल सिस्टम के. तो हमारा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारा सेंटर और स्टेट्स पावर शेयर करते हैं. द यूनियन टेरिटरीज एंड द एक्वायर्ड टेरिटरीज ऑन द अदर हैंड डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं और जो हमारी एक्वायर्ड टेरिटरीज हैं वो डायरेक्टली सेंटर मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन करेगी उसमें. यूनियन टेरिटरीज और एक्वायर्ड टेरिटरीज डायरेक्टली आर बीइंग एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज यूनियन गवर्नमेंट. यहाँ पे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं होगी. बीइंग अ सोवरेन स्टेट द इंडिया कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरी अकॉर्डिंग टू द मोड दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल लॉ दैट इज secession, following a treaty, purchase, gift, lease, plebiscite, occupation, hitherto unoccupied by the recognized leader, conquest to subjugation. तो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से मतलब एक सोवरेन कंट्री मतलब हम एक सोवरेन स्टेट हैं तो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से कोई भी मोड से हम इंडिया कोई दूसरी टेरिटरी को एक्वायर करता है. जैसे कि ससेशन मतलब आप चाहते हो तो डायरेक्टली जाकर फोर्सफुली एक्वायर करो या फिर एक ट्रीटी के थ्रू या फिर कोई आप लैंड खरीद कर सकते हो. जैसे कि एग्जांपल अलास्का जो है वो रशिया का लैंड था जिस रशिया ने यूएस को बेच दिया था.
तो एज अ परचेस आप लैंड खरीद भी बेच भी सकते हैं दूसरी कंट्री को, कोई कंट्री किसी कंट्री को गिफ्ट भी दे सकती है, तो इंडिया भी रिसीव कर सकती है, लीज पे भी दे सकते हो, प्लेबिसाइड मतलब जो इलेक्शन हो गए जहाँ की आप कोई एरिया है ए, तो एरिया को डिसाइड करना है, ये एरिया है ए, तो इस एरिया को डिसाइड करना है या तो इस कंट्री के साथ जुड़ेगा या इस कंट्री के साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पे होंगे इलेक्शंस, और जो यहाँ की मेजॉरिटी रिजल्ट आएगा वो अगर वो रिजल्ट इस कंट्री के फेवर में आएगा तो ये ए जो एरिया है इस कंट्री के साथ मिक्स हो जाएगा, तो बाई वोटिंग। ये एक प्लेबिसाइड इज ऑल्सो ए मेथड यूज्ड इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में प्लेबिसाइड का यूज़ होता है। ऑक्यूपेशन कर सकते हो, सब्जुगेशन, कॉन्क्वेस्ट, ये सब इसके थ्रू इंडिया एक्वायर कर सकता है। फॉर एग्जांपल इंडिया एक्वायर सेवरल फॉरेन टेरिटरीज सच एज दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, सिक्किम सिंस द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है 1949 से, तब से इंडिया ने बहुत सारी फॉरेन टेरिटरीज को एक्वायर किया है, जैसे कि दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली पोर्चुगीज से लिया था, गोवा पोर्चुगीज से लिया था, दमन एंड दीव भी पोर्चुगीज से लिया था, पुडुचेरी फ्रांस से लिया था, सिक्किम रेफरेंडम, वहाँ पे सिक्किम का एक सेपरेट वहाँ पे मोनार्किज्म चल रहा था, तो वो रेफरेंडम के थ्रू लाया गया है। तो ये जो दादर एंड नागर हवेली है, गोवा है, दमन एंड दीव है, ये तो पोर्चुगीज से पास से लिया था हमने, पुडुचेरी हमने फ्रांस से लिया है, सिक्किम रेफरेंडम के थ्रू आया है। तो एक्वाजिशन ऑफ टेरिटरीज इज डिस्कस्ड इन द लीडर चैप्टर, तो आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि एक्वाजिशन कैसे किया था वो सब। आर्टिकल 2 एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टैब्लिश ए न्यू स्टेट और सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंग्स फिट। थर्स आर्टिकल 2 ग्रांट्स 2 पावर्स टू द पार्लियामेंट। तो जो आर्टिकल 2 है वो पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि आर्टिकल 2 के अंदर पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो एडमिट कर सकता है कोई भी एरिया को इन द यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टैब्लिश अ न्यू स्टेट दैट इज टर्म्स एंड कंडीशंस एज अ थिंग्स फिट। मतलब अगर कोई लैंड है वो इंडिया का पार्ट नहीं है, या फिर कोई एक बाहर का एक्सटर्नल लैंड है जो इंडिया का पार्ट नहीं है, तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो एक्सटर्नल लैंड को इंडिया में एडमिट करके उसे एक स्टेट का दर्जा या फिर यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे सकती है। आर्टिकल 2 में बात हो रही है उन पार्ट्स की जो इंडिया के पार्ट नहीं थे। Article 2 empowers the parliament to admit or establish a new state that were not a part of Union of India. तो अंडर आर्टिकल 2 दो पावर्स है पार्लियामेंट के पास, पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया एज अ न्यू स्टेट। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो यूनियन ऑफ इंडिया में कोई नए स्टेट को एडमिट कर सकता है, पावर टू एस्टैब्लिश अ न्यू स्टेट, या फिर कोई नया स्टेट मतलब बाहर के एरिया को इंडिया में इंक्लूड करके कोई नया स्टेट भी बना सकता है। द फर्स्ट रिफर्स टू द एडमिशन ऑफ द स्टेट विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। मतलब पहली तो चीज़ हुई, पहली कंडीशन में एक बाहर का एक ऑलरेडी एक स्टेट है उसको इंडिया में इन्वॉल्व कर रहा है। सेकंड कंडीशन में एक स्टेट, वो एक लैंड नहीं था, वो एग्जिस्ट नहीं करता था बिफोर, मतलब वो एज अ स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था, तो उसको स्टेट को एस्टैब्लिश करके इंडिया के यूनियन में उसे एडमिट किया जाएगा। नोटेबली द आर्टिकल 2 रिलेटेड टू एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट दैट वेर नॉट अ पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब आर्टिकल 2 एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू स्टेट की बात करता है जो इंडिया के पार्ट नहीं थे। आर्टिकल 3 ऑन द अदर हैंड रिलेट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ चेंज और एक्सचेंज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। मतलब आर्टिकल 3 जो है, आर्टिकल 3 एग्जिस्टिंग स्टेट्स जो इंडिया के पार्ट है उन स्टेट्स को बदलने की बात कर रहा है। द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक इंटरनल रीएडजस्टमेंट बाई इंक्रीज डिक्रीज अल्टर द स्टेट बाउंड्रीज, चेंज द नेम, चेंज द यूनियन टेरिटरी इनटू स्टेट्स और स्टेट इनटू यूनियन टेरिटरी विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन के साथ पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो इंटरनल रीएडजस्टमेंट, मतलब इंटरनल जो ऑलरेडी पार्ट है इंडिया की टेरिटरीज का, उनमें कोई भी चेंज कर सकता है। इन अदर वर्ड्स द आर्टिकल 3 डील्स विथ इंटरनल रीएडजस्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट। आर्टिकल 2 उन पर डील करता है जो इंडिया का पार्ट नहीं है, आर्टिकल 3 जो इंडिया के पार्ट ऑलरेडी है। पार्लियामेंट पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज, मतलब स्टेट्स को में कुछ भी चेंजेस कर सकता है, कुछ भी अल्टर कर सकता है। आर्टिकल 3 ऑथराइज द पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेटिंग द टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू एनी पार्ट ऑफ एनी स्टेट्स। तो पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि वो एक स्टेट बना सकता है, मतलब स्टेट, यूनियन टेरिटरी की बात नहीं, स्टेट्स की बात करिए, बाई सेपरेटिंग द टेरिटरी फ्रॉम एनी अदर स्टेट्स। तो वो स्टेट बना सकता है, किसी दूसरे स्टेट की एरिया को लेकर स्टेट बना सकता है, या फिर बाई यूनाइटिंग द 2 और मोर स्टेट्स, मतलब दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स को मिलाकर एक स्टेट बना सकता है।
पार्ट्स ऑफ स्टेट बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू द एनी पार्ट ऑफ द स्टेट्स। मतलब कोई भी टेरिटरी को कोई भी स्टेट्स के साथ मिला सकता है, मिला के एक स्टेट बना सकता है। इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, कोई स्टेट का एरिया बढ़ा सकता है, कोई स्टेट का एरिया कम कर सकता है। अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट्स, चेंज द नेम ऑफ एनी स्टेट्स। मतलब बाउंड्रीज को अल्टर कर सकता है, एरिया बढ़ा या कम कर सकता है, नाम भी चेंज कर सकता है स्टेट्स का। हाउएवर आर्टिकल 3 लेज डाउन 2 कंडीशन इन दिस रिगार्ड, लेकिन 2 कंडीशंस है इन चेंज को करने के लिए। 1 बिल contemplating in the above changes can be introduced in the parliament only with the prior recommendation of the president। तो ये जो बिल है जिससे स्टेट्स में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, वो बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा ओनली, मतलब बिना प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना आप पार्लियामेंट में से इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया था विद प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है प्रेसिडेंट की, उस रिकमेंडेशन के बाद आप पार्लियामेंट में दे सकते हो, ये इंट्रोड्यूस कर सकते हो बिल। एंड 2 बिफोर रिकमेंडिंग द बिल द प्रेसिडेंट हैज़ टू रिफर सेम टू द स्टेट लेजिस्लेटिंग कंसर्न फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यू विद इन द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो पहली चीज़ तो प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए, और दूसरी चीज़ तो प्रेसिडेंट है वो रिफ़र करेगा स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब अब कोई सपोज़ करिए एक स्टेट है ए, तो उस स्टेट को कुछ अल्टर करने की बात रही है, उसकी बाउंड्री या फिर नेम कुछ भी, तो प्रेसिडेंट जो है पहले तो प्रायर रिकमेंडेशन देगा, और दूसरी चीज़ प्रेसिडेंट क्या करेगा, इस स्टेट की स्टेट लेजिस्लेचर है जो लॉज बनाती है स्टेट से रिलेटेड, प्रेसिडेंट उस स्टेट लेजिस्लेचर को कंसर्न करेगा, मतलब उसे रिफर्स करेगा जिससे उस स्टेट के लोगों का व्यू मिल सके, मतलब वो क्या चाहते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, और मतलब उनकी कंसर्न, उनका रेफरेंस, उनका व्यू इस एक्ट बिल पर मांगेगा बाय द स्टेट लेजिस्लेचर विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। फर्दर द पावर ऑफ पार्लियामेंट to form a new state includes the power to form a new state or territories by uniting the part of any state or union territory to other state or union territories added by 18th Constitutional Amendment Act of 1966। तो पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है कि वो एक नया स्टेट बना सकती है या फिर एक नया यूनियन टेरिटरी भी बना सकती है किसी भी तरीके से। मतलब जो जिस तरीके से लैंड है, हमारे लैंड को कुछ भी चेंज कर सकते हैं, मतलब इंडिया की जो टेरिटरी है उससे रिलेटेड कुछ भी चेंजेस करके एक स्टेट या फिर एक यूनियन टेरिटरी बना सकती है। और ये यूनियन टेरिटरी को ऐड किया गया था बाय 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1966। The president or the parliament is not bound by the view of state legislature, may either accept or reject them even if the views are received in the time। तो ये तो कहा गया था कि प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए और प्रेसिडेंट उस स्टेट की लेजिस्लेचर को एक बार रेफर करेगा, लेकिन पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट दोनों भी इस व्यू पर बाउंड नहीं है। मतलब चाहे अगर स्टेट लेजिस्लेचर अपने व्यूज़ देता भी है तो उस व्यूज़ को इम्प्लीमेंट करना या नहीं करना पार्लियामेंट के ऊपर है। अगर वो टाइम पे भी देता है तभी भी व्यूज़ को इम्प्लीमेंट करना या नहीं करना पार्लियामेंट के ऊपर है। और अगर व्यूज़ ना भी आए तो भी आप इस बिल को पास कर सकते हो, इस बिल को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। फर्दर इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेक ए फ्रेश रेफरेंस टू द स्टेट लेजिस्लेचर एवरी टाइम एन अमेंडमेंट टू द बिल इज मूव्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द पार्लियामेंट। बाबूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे केस 1959 में था। 1959 का ये केस है। इसमें कोर्ट ने ये कहा कि पार्लियामेंट सिर्फ एक ही बार ही रेफ़र करेगी स्टेट लेजिस्लेचर को। अगर उसके बाद भी कोई भी अमेंडमेंट, मतलब कोई भी चेंजेस हैं अगर उस बिल में, तो वो हर एक अमेंडमेंट में हर बार वो रेफ़र नहीं करेगी स्टेट लेजिस्लेचर को। इन द केस ऑफ यूनियन टेरिटरी नो रेफरेंस इज नीडेड टू मेड टू द कंसर्न लेजिस्लेचर टू असर्टेन इट्स व्यू एंड पार्लियामेंट कैन इटसेल्फ टेक एनी एक्शन इन डीम टू फिट। मतलब इन केस ऑफ स्टेट आपको स्टेट लेजिस्लेचर से बात करनी होगी, लेकिन अगर यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड कोई चेंज है तो पार्लियामेंट डायरेक्टली कर सकती है, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंटर इटसेल्फ। In case of union territory, no reference is needed to the concerned legislature ascertain its view. To ascertain its view, Parliament can itself take any action as it deems to fit. It is thus clear that the Constitution authorizes the Parliament to form any new state or alter the area of boundary or change the name of existing state without their consent. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट नया स्टेट बना सकती है, कोई स्टेट की बाउंड्रीज़ को अल्टर कर सकती है, किसी स्टेट के बाउंड्रीज़ को बढ़ा या कम कर सकती है, स्टेट के नाम को चेंज कर सकती है एग्जिस्टिंग स्टेट्स के बिना उनकी कंसेंट के। बस एक बार स्टेट लेजिस्लेचर में रेफरेंस दे दिया वो बहुत है, वो भी सिर्फ इन्फॉर्म करने के लिए। इन अदर वर्ड्स द पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स विल एंड विश। मतलब पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि वो पॉलिटिकल, हमारा जो इंडिया का पॉलिटिकल मैप है उसको अपनी मर्जी से पार्लियामेंट बदल सकती है। Hence, the territorial integrity or continuation of existing of state is not guaranteed by the Constitution. Constitution मतलब
टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मतलब ये टेरिटरी, अब सपोज एक स्टेट बन गया तो वो स्टेट कंटिन्यू एग्जिस्ट करेगा, मतलब एग्जिस्ट वो हमेशा के लिए करेगा ये। और ये जो स्टेट है ये इंटीग्रेटेड, मतलब ये स्टेट किसी टूटेगा नहीं, किसी भी केस में ये स्टेट टूटेगा नहीं। तो इन चीज़ों की गारंटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है, मतलब कोई स्टेट की एग्जिस्टेंस की कंटिन्यूटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की गारंटी नहीं देता है। देयरफॉर इंडिया इज राइटली डिस्क्राइब्ड एज इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, डिस्ट्रक्टिबल मतलब जो चीज़ टूट सकती है, मतलब इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन मतलब हमारा जो यूनियन है, हमारा जो इंडिया है, हमारा जो यूनियन है ये कभी नहीं टूट सकता। लेकिन हमारे स्टेट्स जो है वो टूट सकते हैं, हमारे स्टेट्स को तोड़ा जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है, बाइफर्केट किया जा सकता है। दैट इज इंडिया इज इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, मतलब यूनियन नहीं टूट सकता लेकिन स्टेट टूट सकते हैं अगर पार्लियामेंट चाहे। यूनियन और गवर्नमेंट कैन डिस्ट्रॉय द स्टेट्स वेयर एज द स्टेट्स गवर्नमेंट कैनॉट डिस्ट्रॉय द यूनियन। तो जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल की गवर्नमेंट है, वो स्टेट्स को डिस्ट्रॉय मतलब डिस्ट्रॉय इन द सेंस तोड़ सकती है, बाइफर्केट कर सकती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट यूनियन को बाइफर्केट नहीं कर सकती। इन यूएसए ऑन द अदर हैंड द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट इज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूएसए तो एक उनके स्टेट्स के बीच में एक एग्रीमेंट के थ्रू बना है, और वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ के जो स्टेट्स हैं उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और वो स्टेट्स एग्जिस्ट करेंगे इस बात की गारंटी यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन देता है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है। The American federal government cannot form a state or alter the boundaries of the existing state without the consent of the state concerned। मतलब बिना स्टेट की परमिशन के, बिना स्टेट की कंसेंट के जो वहाँ की अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट है वो स्टेट्स की बाउंड्रीज को अल्टर नहीं कर सकती, मतलब स्टेट से रिलेटेड कुछ भी चेंज नहीं कर सकती उन्हें कंसेंट के बिना। तो अमेरिका जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट, मतलब वहाँ का यूनियन भी इंडिस्ट्रक्टिबल है और स्टेट्स भी इंडिस्ट्रक्टिबल है। हमारे यहाँ पे यूनियन इंडिस्ट्रक्टिबल है लेकिन स्टेट डिस्ट्रक्टिबल है। Moreover, the Constitution of Article 4 itself declares that the law made for the admission or establishment of a new state, Article 2, under the formation of a new state, alter the boundary of areas name of the existing state, Article 3, are not considered as an amendment of the Constitution under Article 368। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 4 में ये कहा है अंडर चेंजेस अंडर, एक बार आर्टिकल 4 पढ़ लेते हैं। चेंजेस अंडर आर्टिकल 2 दैट इज external admission or article 3 internal readjustment are not considered as amendment under article 368। they can be passed by simple majority as a ordinary law making process। तो आर्टिकल 4 ये कहता है, आर्टिकल 1 तो कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 2 कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो एडमिट कर सकता है या फिर एस्टैब्लिश कर सकता है नए स्टेट को जो इंडिया के पार्ट नहीं थे, मतलब जो इंडिया के पार्ट नहीं थे। एक्सटर्नल एडमिशन मतलब बाहर के टेरिटरीज को इंडिया में मिलाने की बात करता है आर्टिकल 2। आर्टिकल 3 इंटरनल रीएडजस्टमेंट मतलब इंडिया के अंदर जो भी स्टेट्स हैं उनको चेंजेस करना, ये आर्टिकल 3 हो गया। आर्टिकल 4 ये कहता है जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर चेंजेस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर नहीं आते, मतलब अंडर आर्टिकल 368 आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते। दिस मीन्स सच लॉज कैन बी पास बाय सिंपल मेजॉरिटी एंड बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। आर्टिकल 368 के अंदर मैंने बताया क्या कि स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, लेकिन आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को यूज़ करने के लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए, आप सिंपल मेजॉरिटी से जैसे कि ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस करते हो वैसे आप कर सकते हो। Does the power of parliament to diminish the area of the state under article 3 include also the power to cede the territory to the foreign country। मतलब आर्टिकल 3 के अंदर आप जो है स्टेट का एरिया कम कर रहे हो, मतलब इंटरनल रीएडजस्टमेंट कर रहे हो, लेकिन उसमें एक प्रोविजन है कि आप स्टेट का एरिया कम कर रहे हो। क्या आर्टिकल 3 के अंदर पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो एक इंडिया के टेरिटरी को, मतलब इंडिया की एक लैंड को फॉरेन टेरिटरी मतलब इंडिया के बाहर दे सकता है। आर्टिकल 2 के अंदर हम बाहर का लैंड इंडिया में ले रहे हैं, आर्टिकल 3 के अंदर हम इंडिया के अंदर के लैंड को ही चेंज कर रहे हैं। लेकिन क्या आर्टिकल 3 के अंदर आप जो इंडिया का लैंड है वो बाहर की टेरिटरी को मतलब फॉरेन कंट्री को दे सकते हैं? ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था बाय द प्रेसिडेंट रेफरेंस, मतलब अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब 1960 में, नॉट 7th कॉन्स्टिट्यूशन, 9th कॉन्स्टिट्यूशन 1960 में, एंड बाय यूजिंग द आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट जो हमारे प्रेसिडेंट थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट किया था कि 1960 में कि क्या अंडर आर्टिकल 3 हम कोई इंडिया के पार्ट को फॉरेन कंट्री को दे सकते। द डिसीजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सीसीड द पार्ट द टेरिटरी ऑल्सो नोन एज बेरूबार यूनियन। तो ये बेरूबार यूनियन केस था 2060 का। तो कुछ बेरूबारी एक पार्ट था वेस्ट बंगाल को, तो जो पाकिस्तान को देने की बात कर रही थी, तो एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो गया आया था। तो इसलिए अंडर आर्टिकल 143 तो प्रेसिडेंट की पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट करता है। तो अंडर आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट किया। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 3 डज नॉट कवर द सेसेशन ऑफ इंडिया टू ए फॉरेन कंट्री। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है अंडर आर्टिकल 3 कि वो एक इंडिया के पार्ट को बाहर की कंट्री को देते हैं। हेंस इंडियन टेरिटरीज कैन बी सीसीड टू ए फॉरेन स्टेट ओनली बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर आर्टिकल 368।
मतलब अगर इंडिया का कोई पार्ट बाहर की कंट्री को जा रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 आप दे सकते हो। अंडर आर्टिकल 2, अंडर आर्टिकल 3 आप नहीं दे सकते हो, क्योंकि अंडर आर्टिकल 2 और 3 में बाहर का लैंड इंडिया में आ रहा है, दैट इज़ आर्टिकल 2, और आर्टिकल 3 में जो इंडिया की जो एग्जिस्टिंग लैंड है उसमें चेंजेस हो रहे हैं। तो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था जिससे ट्रांसफ़र कर दिया गया टेरिटरी पाकिस्तान को, बेरी बारी यूनियन पाकिस्तान तो दी थी। ऑन द अदर हैंड द सुप्रीम कोर्ट इन 1969 रूल्ड दैट द सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड अनदर कंट्री डज नॉट रिक्वायर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप इंडिया और कोई दूसरी कंट्री बाउंड्री डिस्प्यूट्स को सेटल कर रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। इट कैन बी डन बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन, मतलब आप एक एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू कर सकते हो, एज इट डज नॉट अलाउ सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज टू ए फॉरेन कंट्री। तो अगर आप बाउंड्री डिस्प्यूट्स सॉल्व कर रहे हो और अगर इंडिया का कोई पार्ट दूसरी कंट्री को नहीं जा रहा है तो वो एक एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू आप कर सकते हो। द लॉ मेड बाई द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 आर मेंशन इन टेबल 6.4। एक बार टेबल 6.4 देख लेते हैं। तो अंडर आर्टिकल 3 बहुत सारे चेंजेस किए हैं हमारे पार्लियामेंट ने। असम, आंध्र प्रदेश, ये सारे एक्ट्स हैं, ये सारे एक्ट्स पास करके हमारे जो इंडिया के अंदर एग्जिस्टिंग स्टेट्स थे इनकी बॉर्डर्स को एंटर किया गया था। लेटेस्ट जो है वो है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एंड दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली। तो ये दोनों भी 2019 के हैं। जम्मू एंड कश्मीर की रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में 2 यूनियन टेरिटरीज बने थे और दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव को मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया था। Exchange of territories with Bangladesh, the 100th Constitutional Amendment Act of 2015। तो हमारे और बांग्लादेश के बीच में, मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो 9th अमेंडमेंट एक्ट था, मतलब 1960 में जो बेरूबारी केस था वो तो पाकिस्तान से था, क्योंकि 1971 में बांग्लादेश बना था। तो 1971 में बांग्लादेश बना था। 1960 में जो बेरूबारी यूनियन का केस था वो हमारे और पाकिस्तान के बीच में था, मतलब ईस्टर्न पाकिस्तान के बीच में। जो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2015 का, वो हमारे और बांग्लादेश के बीच में था। was enacted to give effect to the acquisition of certain territories by India and transfer the certain territories to Bangladesh in pursuance of the agreement and protocol entered between the governments of India and Bangladesh। तो 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था क्योंकि हमारी इंडिया के कुछ टेरिटरीज बांग्लादेश को दिए जा रहे थे और कुछ बांग्लादेश के टेरिटरीज इंडिया में आ रहे थे। तो एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स था। effect to the certain territories by India, transfer of certain territories of other territories to Bangladesh to pursue an agreement। तो एक एग्रीमेंट के बीच में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज हुआ था। गिव इफेक्ट द acquiring of certain territories by India and transferring certain other territories to Bangladesh। Under this deal, India's 111 enclaves to Bangladesh and Bangladesh transfer 51 enclaves to India। तो 111 एनक्लेव्स बांग्लादेश को दिए गए थे और 51 एनक्लेव्स इंडिया में आए थे। एडिशन, द डील ऑल्सो इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ एडवर्स पोजेशंस एंड डिमार्केशन ऑफ ए 6.1 किलोमीटर अनडिमार्केटेड बॉर्डर स्ट्रेच। सो इन एडिशन, ये ट्रांसफर्स ऑफ पोजीशन के एडिशन में एक 6.1 किलोमीटर का एक बाउंड्री भी बनाया गया था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जो जहाँ पे बॉर्डर था ही नहीं। फॉर दीज 3 पर्पज द अमेंडमेंट मॉडिफाइड द प्रोविजन रिलेटेड टू टेरिटरी ऑफ 4 स्टेट्स Assam, West Bengal, Meghalaya and Tripura in the first schedule of the Constitution। तो इन 3 पर्पस के लिए अमेंडमेंट मॉडिफाई द रिलेटिंग टेरिटरीज, मतलब फर्स्ट शेड्यूल में हमारे यूनियन और टेरिटरीज दिए गए हैं, तो 4 स्टेटों से रिलेटेड चेंजेस दिए गए थे हमारे फर्स्ट शेड्यूल में, असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा में। तो ये अमेंडमेंट की बैकग्राउंड क्या था? इंडिया एंड बांग्लादेश हैव कॉमन लैंड बाउंड्री ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 4096 किलोमीटर्स। जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर है वो 4096 किलोमीटर्स का बॉर्डर है अप्रॉक्सीमेट। सो 4096 किलोमीटर का ये बॉर्डर है और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, मतलब हमारे नेबर कंट्रीज़ के साथ जिसके साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं, तो सबसे बड़ा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ ही है। इंडियन ईस्ट पाकिस्तान लैंड बाउंड्री वॉज डिटरमाइंड एज पर रैटक्लिफ कमीशन अवार्ड 1947। तो रैटक्लिफ कमीशन बैठा था, उसने इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को बनाया था। डिस्प्यूट अक्रॉस आउट ऑफ सम प्रोविजंस ऑफ रैटक्लिफ अवार्ड विच वर सॉर्ट एंड रिजॉल्व थ्रू बागी अवार्ड इन 1950। तो जो रैटक्लिफ अवार्ड है इसमें थोड़े कुछ मिस्टेक्स थे, तो थोड़े प्रोविजंस को सॉल्व करने के लिए, तो थोड़े जो मिस्टेक्स थे इनको सॉल्व करने के लिए बागी अवार्ड आया था 1950 में।
Another effort was made to settle the disputes by the Nehru-Noon Agreement in 1958. तो जो 1958 मतलब जो 1960 में बेरोबारी यूनियन केस हुआ था वहीं की बात हो रही है। नेहरू नून एग्रीमेंट था क्योंकि नून वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, नेहरू जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तो तब इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान का एग्रीमेंट था वो, ये बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश का एग्रीमेंट था। However, the issue related to the division of Birubari was challenged before the Supreme Court because of the 143 article, precedent reference to the Supreme Court. To comply, the opinion rendered by Supreme Court in 9th Amendment Act 1960 was passed by the Parliament. Due to continuous litigation and the political demarcation at the time, the 9th Constitutional Amendment Act was to be notified with respect to territories of former East Pakistan, presently Bangladesh. This information is derived from the Ministry of Law, Justice, Legislative Department, Government of India. जो ऊपर की जो बैकग्राउंड की हिस्ट्री है ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की वेबसाइट से डाउनलोड की गई है। On May 16, 1974, agreement between India and Bangladesh concerning the demarcation of land relating to both matters was signed between both the countries to find out the solution to the complex nature of the border demarcation involved. तो 1974 में तब बांग्लादेश बन गया था। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक डिमार्केशन एक एग्रीमेंट हुआ था जिससे ये पता चले कि लैंड बाउंड्री मतलब जो लैंड के बीच में जो डिमार्केशन है बाउंड्री कैसे बनाए, इससे रिलेटेड एक एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया गया था बिटवीन बोथ द कंट्रीज़, जिससे एक प्रॉपर सोल्यूशन मिल सके इस कॉम्प्लेक्स बाउंड्री को बनाने का। This agreement was not ratified as it involves inter alia transfer of territories which requires a constitutional amendment. तो ये एग्रीमेंट साइन नहीं किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रिक्वायर्ड थी क्योंकि कुछ टेरिटरीज़ का एक्सचेंज होने की बात करी थी। तो पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल को अमेंड करेंगे, उसके बाद अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाएगा, उसके बाद ये एग्रीमेंट साइन किया जाएगा। इन दिस कनेक्शन इट वॉज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द प्रेसाइज एरिया ऑन द ग्राउंड विच वुड बी ट्रांसफर्ड। तो इसके कनेक्शन में ये भी जानना जरूरी था कि कौन से एरिया को ट्रांसफ़र किया जाएगा। सब्सिक्वेंटली द इशू रिलेटेड टू डिमार्केशन एंड डिमार्केटेड बाउंड्री टेरिटरीज इन द एडवर्स पोजीशन एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स were identified and involved by signing the protocol in September 2011 which forms an integral part of the land boundary agreement between the India and Bangladesh 1974. तो डिमार्केशन करना मतलब जो जहाँ पे बाउंड्री नहीं थी, जहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश की एक प्रॉपर बाउंड्री बना के लैंड को डिवाइड करना था, वो बाउंड्री नहीं थी, उस बाउंड्री को बनाया गया, पोजीशंस को चेंज किया गया, मतलब पोजीशंस को जो पोजीशंस जिनको चेंज करने को आइडेंटिफाई किया गया, और एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स मतलब लैंड चेंज किया गया था, वेर आइडेंटिफाइड एंड रिजॉल्व बाय द साइनिंग द प्रोटोकॉल। तो 2011 में एक प्रोटोकॉल साइन हुआ था जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो 1974 में हुआ था उसका एक इंटीग्रल पार्ट है, वो 2011 में साइन हुआ था। द प्रोटोकॉल वॉज प्रिपेयर्ड विद द सपोर्ट कंसर्न विद कॉन्करेंट विद द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेटिव असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल। तो ये जो प्रोटोकॉल साइन किया गया था ये स्टेट गवर्नमेंट की रेफरेंस मतलब उन लोगों को उनके कॉन्करेंस में उन लोगों का भी व्यू पॉइंट लिया गया था और उन लोगों को पहले रिफर करके इस एग्रीमेंट साइन किया गया था। कौन सी स्टेट्स को रिफर किया गया था? असम को, मेघालय को, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल। एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। तो हमारे इंडिया में जब ब्रिटिश हमें तोड़ के मतलब ब्रिटिश से हमें जब इंडिपेंडेंस मिला था तो हमारे इंडिया में कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे जो डायरेक्टली रूल किए जा रहे थे, किंग्स क्वींस मतलब वहाँ के राजा रानी मोनार्क इनको रूल कर रहे थे, और दूसरे थे जो प्रोविंसेस थे वो आगे जाके हमारे स्टेट्स बने जो डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर थे। तो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, इन प्रिंसली स्टेट को इंडिया में कैसे इंटीग्रेट मतलब कैसे मिलाया गया। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया कंप्राइज्ड टू कैटेगरीज ऑफ पॉलिटिकल यूनिट्स, नेमली British provinces under the direct rule of British government and the princely state under the rule of native princes but subject to paramountcy of British crown। तो जब इंडिपेंडेंस के टाइम इंडिया के पास दो पॉलिटिकल यूनिट्स की कैटेगरीज थे, एक वो थे जो ब्रिटिश के प्रोविंसेस थे, वो आगे जाके स्टेट्स बने, मतलब कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी स्टेट्स बने, लेकिन ये जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे वो पूरे स्टेट्स बने। जो ब्रिटिश प्रोविंसेस डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर रूल हो रही थी और जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो प्रिंसली स्टेट वहाँ के नेटिव रूलर्स वहाँ पे रूल कर रहे थे, लेकिन अंडर द ब्रिटिश पैरामाउंसी मतलब ब्रिटिशर्स को रेगुलरली वो टैक्स भेज रहे थे और उनके अंडर द ब्रिटिश क्राउन वो रूल कर रहे थे, लेकिन अपने अपने स्पीयर ऑफ एरिया में उनके पास डिसीजन लेने की पावर्स थी। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 क्रिएटेड टू इंडिपेंडेंट सेपरेट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एंड गिव 3 ऑप्शंस टू द प्रिंसली स्टेट। तो जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947 का, उसने 2 सेपरेट डोमिनियंस बनाए, एक डोमिनियन ऑफ इंडिया, दूसरा डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, और प्रिंसली स्टेट के पास 3 ऑप्शंस थे, या तो वो इंडिया को ज्वाइन करे, या तो पाकिस्तान को ज्वाइन करे, या फिर वो इंडिपेंडेंट रहे, किसी में भी ज्वाइन नहीं करे, खुद अपना एडमिनिस्ट्रेशन करे। तो 552 टोटल 552 प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जो इंडिया की बाउंड्रीज में। मतलब ये उन स्टेट्स की बात नहीं हो रही है प्रिंसली स्टेट की जो पाकिस्तान में थे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान,
विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर जो प्रिंसली स्टेट थे उनकी बात हो रही है। तो 525 में से 549 जॉइन इंडिया एंड रिमेनिंग 3, 552 माइनस 549 3 बच गए। तो 552 में से 549 ने तो इंडिया को ज्वाइन कर लिया, और जो 3 थे वो 3 थे हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। तो 3 प्रिंसली स्टेट थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। तो ये है हमारा हैदराबाद प्रिंसली स्टेट, यहाँ पे हमारा जूनागढ़ प्रिंसली स्टेट और यहाँ पे हमारा जम्मू प्रिंसली स्टेट। हाउएवर कोर्स ऑफ टाइम दे आल्सो इंटीग्रेटेड विद इंडिया। तो इन तीनों को भी बाद में इंडिया से मिलाया गया था। तो 552 में से 549 ने तो ऑलरेडी मिला लिया था, ऑलरेडी इंडिया के साथ ज्वाइन हो गए थे। ये 3 भी कुछ वक्त के बाद हमारे इंडिया के साथ इंटीग्रेट हुए। हैदराबाद इंटीग्रेट हुआ था पुलिस एक्शन के थ्रू, ऑपरेशन पोलो के थ्रू इंडिया में इंटीग्रेट किया गया था। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। और जूनागढ़ बाय द मीन्स ऑफ रेफरेंडम, मतलब वहाँ के जो रूलर थे वो मुस्लिम थे और यहाँ की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, जूनागढ़ के रूलर मुस्लिम थे और वहाँ की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हिंदू पॉपुलेशन थी। तो रेफरेंडम हुआ और रेफरेंडम फेवर आया था इंडिया के फेवर में आया था। जम्मू एंड कश्मीर के जो रूलर थे उन्होंने इंडिपेंडेंट रहने का सोचा तो हैदराबाद के निज़ाम ने भी था, लेकिन पुलिस एक्शन वहाँ हो गया। जम्मू के रूलर ने इंडिपेंडेंट रहने का सोचा था, लेकिन बाद में जब पाकिस्तान इन्वेजन करने आया तब वहाँ के रूलर हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया इंडिया के साथ, और जितना एरिया पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर दिया था वो एरिया आज भी पाकिस्तान के पास है, दैट इज़ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। 1950 the constitution contained four-fold classification of states and territories of Indian Union, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी स्टेट्स। तो 1950 के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में 4-fold क्लासिफिकेशन था, मतलब हमारे स्टेट्स और जो हमारी इंडिया के यूनियन के जो भी एरियाज थे तो 4-fold क्लासिफिकेशन में पार्ट ए स्टेट्स थे, पार्ट बी स्टेट्स, पार्ट सी और पार्ट डी स्टेट्स, मतलब स्टेट्स नहीं थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी स्टेट्स थे और पार्ट डी में टेरिटरीज थे। इन ऑल दे आर नंबर 29, तो टोटल थे 29। पार्ट ए स्टेट्स कंप्राइज ऑफ अर्स्ट वाइल 9 गवर्नर प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया के जो 9 गवर्नर के प्रोविंस थे, गवर्नर के प्रोविंस थे वो थे, यहाँ देखिए पार्ट ए स्टेट्स में 9 गवर्नर के प्रोविंस थे, जैसे कि असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूपी, वेस्ट बंगाल। यूपी यूनाइटेड प्रोविंस था, उत्तर प्रदेश नहीं, अरे सॉरी। तो पार्ट ए स्टेट्स में थे 9 गवर्नर के प्रोविंस, असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे गवर्नर रूल कर रहा था और यहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर थी जो इलेक्टेड थी, यहाँ पे इलेक्शन के थ्रू गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेचर को चुना जा रहा था। पार्ट बी स्टेट में 8 फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स थे, या फिर ग्रुप ऑफ प्रिंसली स्टेट, राज प्रमुख, मतलब कुछ 2-3 प्रिंसली स्टेट को कंबाइन करके एक राज प्रमुख बना दिया गया एक्सेट्रा वैसे। तो यहाँ पे एक राज प्रमुख रूल करता था और इलेक्टेड लेजिस्लेचर स्टेट की लेजिस्लेचर थी। तो इसमें 8 प्रिंसली स्टेट्स में हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, राजस्थान, सौराष्ट्र, ट्रावनकोर, कोचीन, पंजाब स्टेट्स यूनियन ईस्ट, तो पेप्सू ये था। और पार्ट सी स्टेट में 10 फॉर्मर चीफ कमांडर इन प्रोविंस थे। तो चीफ कमांडर इन प्रोविंस में थे अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा, विद्या प्रदेश एक्सेट्रा। और पार्ट डी स्टेट्स में थे अंडमान निकोबार आइलैंड, और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जो सेंट्रल अपॉइंट करता है उनसे एडमिनिस्टर हो गए थे। और ये जो लक्षद्वीप जो आइलैंड्स थे वो मद्रास का पार्ट थे उस वक्त पे, और मद्रास के पार्ट थे, मतलब मद्रास उस वक्त में पार्ट ए स्टेट्स का था, तो लक्षद्वीप भी पार्ट ए स्टेट्स का पार्ट हो गया। दिस 4-fold क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स आर गिवन इन टेबल 6.1। तो टेबल 6.1 में भी दिया गया है असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस, वेस्ट बंगाल। प्रिंसली स्टेट में हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, ईस्ट पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, ट्रावनकोर, कोचीन, विद्या प्रदेश। पार्ट स्टेट में अजमेर, बिलासपुर, भोपाल, कोचीन, बेनार, कूर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा। पार्ट डी स्टेट्स में अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। अब धर कमीशन, JVP कमेटी, धर कमीशन और JVP कमेटी, SK धर थे इनके, ये कमेटी के हेड। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट विद द रेस्ट ऑफ द इंडिया हैज़ प्योरली एन एड हॉक अरेंजमेंट।
that has been a demand from the different regions and particularly the South India for reorganization of states on the linguistic basis. So ये जो प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन किया गया था, प्रिंसली उसके बाद ये जो स्टेट्स का ये जो ऑर्गेनाइजेशन था ये एक एड हॉक मतलब ये एक टेम्पररी अरेंजमेंट था. ये टेम्पररी अरेंजमेंट को पर मतलब इसमें चेंजेस करने बाद में चेंजेस करने का डिसीजन लिया था गवर्नमेंट ने. तो साउथ बहुत सारे रीजन से डिमांड आ रही थी कि स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन करिए, फिर से स्टेट को डिमार्केट करिए, स्टेट की बाउंड्रीज को फिर से रीड्रॉ करिए. तो पर्टिकुलरली साउथ इंडिया से ज़्यादा डिमांड आ रही थी. ये जो रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए वो लिंग्विस्टिक बेसिस मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे होना चाहिए. अकॉर्डिंगली इन जून 1948 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द लिंग्विस्टिक प्रोविजन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ S.K. धर. तो S.K. धर थे धर कमीशन के चेयरमैन 1948 मतलब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और 1948 उसके एक साल में ही लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन बना दिया गया था S.K. धर के अंदर. टू एग्जामिन द फीसिबिलिटी ऑफ दिस मतलब धर कमीशन का ये काम था, ये 1948 में बना था. धर कमीशन का ये काम था कि चेक करिए क्या हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को बना सकते हैं या नहीं. The commission submitted this report in December 1948 and recommended the reorganization of the state on the basis of administrative convenience rather than the linguistic factors. मतलब जो S.K. धर कमीशन मतलब धर कमीशन जो बनाया गया था उस धर कमीशन ने लिंग्विस्टिक बेसिस के मतलब लिंग्विस्टिक बेस पर रीड्रॉ करने की रीऑर्गेनाइजेशन करने की स्टेट्स की बात को पूरी तरीके से निकाल दिया, मतलब वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया. This created a resentment and led to the appointment of the Linguistic Province Commission by the Congress in 1948. Itself, they examined the whole question refresh. तो धर कमीशन ने तो ये कह दिया कि लिंग्विस्टिक बेसिस मतलब लैंग्वेज बेसिस पे आप रीऑर्गेनाइजेशन मत कीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पर रीऑर्गेनाइजेशन करिए. तो ऑब्वियसली बात है लोगों की जो डिमांड थी वो तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे थी. तो इससे एक इससे जो हमारे सिटीजन्स थे पर्टिकुलरली साउथ इंडिया के वो बहुत नाराज़ हुए. तो एक रिसेंटमेंट हो गया था और इसकी वजह से कांग्रेस ने फिर एक लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन बनाया 1948 में. इटसेल्फ एग्जाम्पल था होल क्वेश्चन मतलब फिर से एक बार इस क्वेश्चन को एग्जामिन करने के लिए. इट कंसिस्टेड द जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पताबी सीतारमैया. मतलब जवाहरलाल नेहरू हमारे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर सॉरी तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पताबी सीतारमैया. तो ये तीनों थे इस लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन के मेंबर. तो इनके बेसिस पे लिखा गया था नाम जवाहरलाल JVP कमीशन. तो JVP कमेटी के नाम से फेमस था. हैड नो चेयरमैन, इसके कोई भी चेयरमैन नहीं था. सबमिटेड इस रिपोर्ट्स इन 1948 में ये फॉर्म हुआ था. 1949 में सबमिट किया. फॉर्मली रिजेक्टेड द लैंग्वेज एज अ बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट. तो इन्होंने भी JVP कमेटी में भी S.K. धर कमीशन ने भी मना कर दिया लिंग्विस्टिक बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन. JVP कमेटी ने भी लिंग्विस्टिक बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन को मना कर दिया क्योंकि हमारे जो उस वक्त के जो रूलर्स थे मतलब जो गवर्न कर रहे थे हमारी कंट्रीज़ को, रूलर नहीं कहना चाहिए, जो हमारी कंट्री को गवर्न कर रहे थे उस वक्त, कांग्रेस के दिमाग में ये चल रहा था कि ऑलरेडी हमारे पास बहुत सेक्शनिस्ट टेंडेंसीज़ है. अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे तो ये चांसेस है कि कल के दिन रेबेल हो सकता है और कोई पार्ट इंडिया से अलग होने के डिमांड शुरू कर देगा. तो एक ऑल ओवर इंडिया कांग्रेस एक यूनिफॉर्मिटी लाना चाहती थी रादर देन डिवाइडिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. हाउएवर इन October 1953 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फोर्स्ड टू क्रिएट फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट आंध्रा स्टेट by separating the Telugu speaking people areas from Madras state. This followed a prolonged popular agitation and the death of Potti Sri Ramulu, and a Congress person of standing after 56 days strike for the cause. तो जो 1953 का समय है, 1953 में पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बना था आंध्रा स्टेट. मतलब जो आज वो उस वक्त का आंध्रा स्टेट थोड़ा मद्रास के एरिया से बना था, थोड़ा तेलंगाना की, थोड़ा आंध्र प्रदेश को मिला के, आंध्र प्रदेश तेलंगाना तो ऑलमोस्ट पूरा मिला के था. तो जो आंध्रा का स्टेट था वो आंध्रा के स्टेट में तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे, उन लोगों को मद्रास से अलग किया गया था. ये स्टेट बना इसलिए था क्योंकि पोट्टी श्री रामुलु ये खुद एक कांग्रेस मेंबर थे और कांग्रेस के अगेंस्ट ही ये एजिटेशन कर रहे थे. इन्होंने 56 डेज़ का फास्टिंग रखा था और उस फास्ट की वजह से उनकी डेथ हो गई थी. तो 1 अक्टूबर 1953 को फर्स्ट लैंग्विस्टिक स्टेट बनाया था. 1953 ये डेट याद रखिए 1953. 1951 और 52 में पहले जनरल इलेक्शन हुए, फिर उसके एक साल के बाद फर्स्ट स्टेट लिंग्विस्टिक स्टेट बन गया था और ये आंध्रा स्टेट था और इसकी कैपिटल थी कर्नूल. फर्स्ट आंध्रा स्टेट बना था, उसकी कैपिटल थी कर्नूल. फजल अली कमीशन.
The creation of Andhra state intensify the demand from the other regions for the creation of state on the linguistic basis. तो फर्स्ट लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बन गया आंध्रा स्टेट. अब दूसरे एरिया से भी मतलब दूसरे रीजन से भी ये डिमांड आई कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्रिएशन कीजिए आप स्टेट को. दिस फोर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अपॉइंट इन December 1953, मतलब 1953 में एक नया कमीशन अपॉइंट किया गया था, फजल अली कमीशन. फजल अली कमीशन. Fazal Ali Commission. Creation of Andhra state intensified the demand from another regions for creation of the state on the linguistic basis. अब 1953 में आंध्रा स्टेट बन गया, तो वो फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट था, लिंग्विस्टिक डिवीजन था फर्स्ट हमारी कंट्री का. तो इससे क्या हुआ, दूसरे जो इंडिया के जो दूसरे रीजन्स थे वहाँ से डिमांड आनी शुरू हुई कि इनको भी एक सेपरेट स्टेट चाहिए ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस. दिस फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अपॉइंट इन December 3 member स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फजल अली टू एग्जामिन द होल क्वेश्चन. तो हर जगह से डिमांड आनी शुरू हुई, तो गवर्नमेंट के ऊपर ये फोर्स आ गया कि एक 3 member स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई जाए जिसके चेयरमैन होंगे फजल अली, जिससे री एग्जामिन होगा. मतलब ये जो पूरा टॉपिक है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, इसको फिर से री एग्जामिन किया जाएगा. इन इट्स अदर 2 members फिर के एम पैनिकर एंड एच.एन. कुंजूर. तो 3 members की ये काउंसिल थी, 3 members की काउंसिल थी. इसके हेड थे और चेयरमैन थे फजल अली. इनके अलावा और 2 members थे, एक थे के एम पैनिकर और दूसरे थे एच.एन. कुंजरू. इट्स सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1955. तो ये कमीशन बना था 1953 में और इसकी रिपोर्ट आई 1955 में. 2 साल लंबा, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त काम किया था इस कमीशन ने, बहुत ही डेप्थ में काम किया था इस कमीशन ने. सबमिटेड दिस रिपोर्ट इन 1955 एंड ब्रॉडली एक्सेप्टेड द लैंग्वेज ऑन द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स. तो सब में पहले धर कमीशन आया, उसने रिजेक्ट कर दिया, लिंग्विस्टिक फैक्टर. उसके बाद जेवीपी कमेटी आई, जेवीपी कमेटी ने भी रिजेक्ट कर दिया लैंग्वेज बेस्ड डिवीजन. और जब फजल अली कमीशन आया तो फजल अली कमीशन ने एक्सेप्ट किया कि लैंग्वेज के बेस पे रीऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा, बट इट रिजेक्टेड द थियरी ऑफ 1 लैंग्वेज 1 स्टेट. लैंग्वेज के बेसिस पर डिवीजन तो होगा, लेकिन ये थियरी रिजेक्ट कर दी गई कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट, मतलब एक लैंग्वेज के लिए एक स्टेट होगा. ये थियरी मतलब उस स्टेट में वही लैंग्वेज के बात करने वाले होंगे, ये थियरी को, या फिर हर एक लैंग्वेज को एक सेपरेट स्टेट दिया जाएगा. तो ये थियरी को रिजेक्ट कर दिया. इट्स व्यू वाज दैट द यूनिटी ऑफ इंडिया शुड बी रिगार्डेड एज द प्राइमरी कंसिडरेशन इन रीड्रॉइंग द कंट्रीज पॉलिटिकल यूनिट्स. तो गवर्नमेंट तो इसलिए डर रही थी लिंग्विस्टिक बेसिस के डिवीजन में क्योंकि सेक्शनिस्ट टेंडेंसीज ना आ जाए, मतलब लैंग्वेजेस के बेसिस पे डिस्पैरिटीज़ ना हो, इंडिया एज अ यूनिट हम सब मिलजुल कर रहें, ये मोटिव था गवर्नमेंट का. अगर लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट का डिवीजन होता प्योरली लिंग्विस्टिक बेसिस पे, तो ये चांसेस थे कि फर्दर आगे जाके वो स्टेट एक सेपरेट कंट्री का, मतलब हमारे यूनियन से सिसेट करने का डिमांड करता, या फिर कोई भी सिटीजन्स के बीच में कोई डिस्पैरिटीज़ आने के चांसेस थे. तो ये कहा गया कि यूनिटी ऑफ इंडिया इज़ द प्राइमरी मोटिव, मतलब पहली कंसिडरेशन यूनिटी ऑफ इंडिया को दी जाएगी जब कंट्री की पॉलिटिकल यूनिट्स को रिड्रॉ किया जाएगा. इट आइडेंटिफाई 4 मेजर फैक्टर्स दैट कैन बी टेकन इनटू अकाउंट इन एनी स्कीम फॉर रीऑर्गेनाइजेशन, मतलब 4 फैक्टर्स के बेस पे रीऑर्गेनाइजेशन किया स्टेट का. प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ कंट्री एंड यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री. तो पहला मोटिव तो ये होगा कि कंट्री की यूनिटी रहे और सिक्योरिटी को कोई नुकसान ना पहुंचे, मतलब इस बेसिस ऐसा डिवीजन किया जाएगा या फिर ऐसा रीऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा स्टेट्स का जिससे कंट्री की यूनिटी और सिक्योरिटी दोनों प्रिजर्व रहेंगे, दोनों स्ट्रेंथिंग, मतलब दोनों ही स्ट्रेंथन रहेंगे, सिक्योर रहेंगे. लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजियनिटी, मतलब कल्चर और लैंग्वेज सेम होनी चाहिए, मतलब जिन एरियाज़ की कल्चर और लैंग्वेज सेम है उसको एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाएगा, मतलब एक स्टेट के अंदर कल्चर और लैंग्वेज यूनिफॉर्म रहेगा. फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिडरेशन, मतलब ऐसा डिवीजन किया जाएगा जिसमें फाइनेंस, इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में रखते हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, किस स्टेट को कितना फाइनेंस देना चाहिए, मतलब फाइनेंशियल कन्वीनियंस, प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल इन ईच स्टेट एज वेल एज नेशन एज होल, मतलब ऐसा रीऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा कि लोगों का, हमारे सिटीजन्स का वेलफेयर हो और प्लानिंग प्रॉपरली हो. उस टाइम पे प्लानिंग मतलब आगे क्या करना, आगे इकोनॉमिक प्लान्स क्या होंगे, मतलब आगे हमारी कंट्री का फ्यूचर विजन उस बेसिस पे प्लान बनाए जाते थे. तो प्लानिंग आसानी से हो और लोगों का वेलफेयर हो एज अ स्टेट और एज अ नेशन, मतलब नेशन का भी वेलफेयर हो, स्टेट का भी वेलफेयर हो, और मेन इंपॉर्टेंट हमारे सिटीजन्स पीपल का वेलफेयर हो. द कमीशन सजेस्टेड द अबॉलिशन ऑफ 4-fold क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स
and territories under the original constitution and created 16 states and 3 centrally administered territories. तो जो कमीशन था, इससे पहले 4 क्लासिफिकेशन था, क्लास ए स्टेट, बी सी स्टेट और डी स्टेट्स। क्लास ए स्टेट्स में प्रोविंसेस मतलब स्टेट्स थे, पार्ट बी स्टेट्स में प्रिंसली स्टेट्स थे, पार्ट सी में कमांडर इन चीफ प्रोविंसेस थे 8 और 10 थे सॉरी, और पार्ट डी स्टेट्स में अंडमान एंड निकोबार था। तो ये 4 क्लासिफिकेशन को एबॉलिश कर दिया गया था जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, वो एक टेम्पररी अरेंजमेंट था आफ्टर ऑल। तो और 16 स्टेट्स बनाए और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड यूनियन टेरिटरीज बनाई। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड दिस रीऑर्गेनाइजेशन विद सर्टेन माइनर मॉडिफिकेशन। तो इन लोगों फजल अली कमीशन ने रिकमेंड किए थे 16 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज, लेकिन गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्ट किया थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ बाई स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 एंड 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956। तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया 1956 का। द डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्ट ए एंड पार्ट बी स्टेट वॉज डन अवे विद द पार्ट सी स्टेट्स वेर अबॉलिश। तो जो पार्ट सी स्टेट थे, मतलब चीफ कमांडर इन प्रोविंस थे, जो 10 चीफ कमांडर इन प्रोविंसेस थे, उन लोगों को अबॉलिश कर दिया गया। पार्ट सी स्टेट्स अबॉलिश कर दिए गए। पार्ट ए और पार्ट बी स्टेट्स के डिस्टिंक्शन मतलब जो फ़र्क था उन लोगों को हटा दिया गया। सम ऑफ देम वेर मर्ज विद एडजेसेंट स्टेट्स एंड सम ऑफ वेर दे डेजिग्नेटेड एज अ यूनियन टेरिटरीज। तो थोड़े जो एरियाज थे पार्ट सी के, उन लोगों को दूसरे स्टेट के साथ मिला दिया गया या फिर कुछ को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया था। एज अ रिजल्ट 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज वेर क्रिएटेड ऑन 1 नवंबर 1956 दैट आर मेंशन्ड इन द टेबल 6.2। तो 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी बाई 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। और ये 14 स्टेट्स थी आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, मध्य प्रदेश आज की डेट में तमिलनाडु है। तमिलनाडु इन द सेंस थोड़े कर्नाटक के भी थोड़े डिस्ट्रिक्ट्स थे, ऐसे मद्रास, मतलब मद्रास एक बहुत बड़ा स्टेट था, बाद में वो डिवीजन हुआ, तो मेनली मद्रास इस तमिलनाडु नाउ। मैसूर कर्नाटका आज की डेट में कर्नाटका, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। हाँ, हिमाचल प्रदेश पहले यूनियन टेरिटरी था, अब स्टेट है। लकादेव, मिनीकॉइन एंड आमिंदवी आइलैंड्स, ये आज की डेट में लक्षद्वीप आइलैंड्स को लकादेव, मनाकॉय, आमिंदवी आइलैंड्स कहा जाता था, आज की डेट में लक्षद्वीप कहा जाता है। मणिपुर, त्रिपुरा, मणिपुर और त्रिपुरा भी जो नॉर्थ ईस्ट में है, हमारी कंट्री के नॉर्थ ईस्ट में, ये भी यूनियन टेरिटरीज ही थे। The State Reorganization Act of 1956 established new state of Kerala by merging Travancore, Cochin state with Malabar district of Madras states and Kasaragod and South Kannada, दक्षिण कन्नड़ा। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 ने एक नया स्टेट एस्टैब्लिश किया केरला, किस किस को मिलाकर, ट्रावनकोर, कोचिन को, मलाबार डिस्ट्रिक्ट, मद्रास का मलाबार डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर, कसरगोड़ा जो साउथ कन्नड़ा या फिर जिसे दक्षिण कन्नड़ा भी कहा जाता है, इसे मिलाकर कर्नाटक बनाया गया। It merged the Telugu speaking areas of Hyderabad state with the Andhra state to create आंध्र प्रदेश स्टेट। तो जो हैदराबाद के तेलुगु स्पीकिंग एरियाज थे उसको आंध्रा स्टेट से मिलाया गया और उसे एक आंध्र प्रदेश स्टेट बना दिया गया। जो फर्स्ट लैंग्वेज स्टेट था वो आंध्रा स्टेट था, लेकिन जो 1956 के बाद जो बना था वो आंध्र प्रदेश था, उसमें हैदराबाद के भी थोड़ी तेलुगु स्पीकिंग एरियाज थे। फर्दर इच मर्ज द मध्य भारत स्टेट, विंध्य प्रदेश स्टेट्स एंड भोपाल इनटू मध्य प्रदेश स्टेट्स। तो मध्य भारत स्टेट जो था और विंध्य प्रदेश स्टेट जो था उसको भोपाल के साथ मिला के मध्य प्रदेश बनाया गया। सिमिलरली इट मर्ज सौराष्ट्र स्टेट एंड कच्छ स्टेट इनटू बॉम्बे स्टेट। जो सौराष्ट्र स्टेट है और जो कच्छ है उसको बॉम्बे में मिला दिया गया। कूर्ग मैसूर में मिला दिया गया। पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन जो पेप्सू है उसे पंजाब स्टेट में मिला दिया गया। अजमेर स्टेट को राजस्थान में मिला दिया गया, जो अजमेर है वो राजस्थान में मिल गया। मोर इट क्रिएटेड ए न्यू यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड आमिंदवी आइलैंड्स फ्रॉम द टेरिटरी डिटैच फ्रॉम मद्रास स्टेट। मैंने ऑलरेडी आपको कहा था जो लक्षद्वीप है तब उसे लक्षद्वीप, मिनिकॉय और आमिंदवी आइलैंड्स कहा जाता था, वो मद्रास का पार्ट था और वो पार्ट ए स्टेट्स में था। मतलब पार्ट ए स्टेट्स को तो डिसॉल्व कर दिया गया था, अबॉलिश कर दिया गया था, तो इसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था और मद्रास से अलग कर दिया गया था। न्यू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आफ्टर 1956। तो 1956 के बाद कौन से स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज बने उनके बाद में ज़्यादा डिप्थ में जाते हैं, मतलब इन ब्रीफ थोड़ा समरी ले लेते हैं। न्यू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आफ्टर 1956।
Even after large-scale reorganization of state in 1956, the political map of India underwent continuous changes due to the pressure of political agitations and political conditions. तो एक बड़ा लार्ज स्केल पे एक रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था स्टेट्स का, मतलब स्टेट्स बहुत ही चेंज हुए थे 1956 में। तो लेकिन उसके बाद भी जो हमारे इंडिया का पॉलिटिकल मैप है उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए। ये चेंजेस इसलिए हुए क्योंकि बहुत सारे पॉपुलर एजिटेशंस हुए थे और पॉलिटिकल कंडीशंस की वजह से फिर से चेंजेस करने पड़े हमारे पॉलिटिकल मैप, मतलब और फर्दर हमारे डिविजन्स हुए थे हमारे स्टेट्स के। महाराष्ट्र एंड गुजरात in 1956 bilingual state of Bombay was divided by Bombay Reorganization Act of 1960 into two separate states, Maharashtra for Marathi speaking people and Gujarat for Gujarati speaking people. तो 14 states थे हमारा 15th स्टेट बना गुजरात। पहले गुजरात, आज की डेट में गुजरात और महाराष्ट्र अलग है, लेकिन 1960 में जो बॉम्बे बना था, बॉम्बे जो टेबल 6.2 में फोर्थ है, वो गुजरात और महाराष्ट्र को मिलके बना था। तो एक बाइलिंगुअल, मतलब दो उसमें लैंग्वेजेस थे, दो, एक तो मराठी और दूसरी गुजराती। तो महाराष्ट्र को अलग कर दिया गया, वहाँ पे मराठी स्पीकिंग पीपल रखे, और गुजरात को अलग कर दिया गया, वहाँ पे गुजराती स्पीकिंग पीपल बने। तो गुजरात जो है हमारा 15 स्टेट था हमारे यूनियन का। और एक किसके थ्रू हुआ? बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1960 के थ्रू हुआ। दादर एंड नागर हवेली, पोर्चुगीज़, दादर एंड नागर हवेली गोवा और दमन दीव के ऊपर पोर्चुगीज़ का कब्ज़ा था। पुडुचेरी के ऊपर फ्रांस का कब्ज़ा था। और सिक्किम, आई थिंक सो, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, सिक्किम में रेफरेंडम मोनार्क के थ्रू हमारे इंडिया में इनकॉर्पोरेट किया गया था। तो दादर एंड नागर हवेली, द पोर्चुगीज़ रूल्ड द टेरिटरी अंटिल लिबरेशन इन 1954। तो पोर्चुगीज़ 1954 में दादर एंड नागर हवेली हमें मिल गई, मतलब हमारे साथ हमारे इंडियन यूनियन में उसको एडमिट किया गया था। तब तक पोर्चुगीज़ ने रूल किया उसके ऊपर। सब्सिक्वेंटली द एडमिनिस्ट्रेशन वाज कैरिड ऑन टिल 1961 बाय द एडमिनिस्ट्रेशन चूजन बाय द पीपल देमसेल्फ। तो 1961 तक एडमिनिस्ट्रेशन चला, क्योंकि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर को वहाँ के लोगों ने खुद चूज़ किया था बाई वोटिंग। इट वॉज कन्वर्टेड इनटू यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया बाय द 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1961। तो 1961 में 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया था। तो दादर एंड नागर हवेली पोर्चुगीज़ के कब्जे थे, 1961 में इंडिया के अंदर आ गए एज अ यूनियन टेरिटरी। Later 2020, this union territory was merged with the union territory of Daman and Diu in order to form a new union territory of Dadar and Nagar Haveli and Daman and Diu। तो 2020 में ये जो यूनियन टेरिटरी थी दमन एंड दीव की और दादर एंड नागर हवेली की, इन दोनों को मर्ज करके एक नई यूनियन टेरिटरी बनाई, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। दिस वाज डन बाय द दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव मर्जर ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 2019। तो इस एक्ट के थ्रू 2020 में दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली को मर्ज करके दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी बना दी गई। अगर हम मैप में देखें तो दीव है यहाँ पे गुजरात की बॉर्डर, गुजरात के करीब कहीं, और दमन है यहाँ पे महाराष्ट्र के पास। दादर एंड नागर हवेली यहाँ है। तो ये है मैप में। एक्चुअली देखा गया तो ये तीनों चीज़ें ही गुजरात में आती हैं। गोवा एंड दमन एंड दीव। इंडिया एक्वायर्ड दीज 3 टेरिटरीज फ्रॉम द पोर्चुगीज़ बाई एंड पुलिस एक्शन इन 1961। तो 1961 में एक पुलिस एक्शन हुआ जिसके थ्रू गोवा और दमन एंड दीव को इंडिया ने एक्वायर कर लिया। दे वेर कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ यूनियन टेरिटरी बाई 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1962। तो 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1962 के थ्रू इंडिया के अंदर लाए गए थे। लेटर इन 1987 गोवा वॉज कन्फर्ड एज अ स्टेटहुड। फिर 1987 में बाय द गोवा एंड दमन एंड दीव रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1987 गोवा को स्टेटहुड मिल गई थी। तो गोवा भी एक यूनियन टेरिटरी ही था, बाद में उसे स्टेटहुड मिली। कॉन्सिक्वेंटली दमन एंड दीव वॉज मेड ए सेपरेट यूनियन टेरिटरी, और दमन एंड दीव को एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दी गई थी। अगेन इन 2020 द यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव वॉज मर्ज विद द यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर एंड नगर हवेली। हमने ऊपर ही पढ़ा है कि जो यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव थी उसको मिला दिया गया था दादर एंड नगर हवेली के साथ, जिससे एक नई यूनियन टेरिटरी बनी, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। दिस वॉज डन बाय द दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव मर्ज ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 2019।
अब आते हैं पुडुचेरी पे। द टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी कंप्राइजेस ऑफ फॉर्मर फ्रेंच एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया नोन एज पुडुचेरी, कराईकल, माहे एंड यनम। तो जो पुडुचेरी की टेरिटरी थी वो फ्रेंच एस्टैब्लिशमेंट थी इंडिया के अंदर, जिसे पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम भी कहा जाता था। फ्रांस ने इस टेरिटरी को हमें 1954 में दे दिया था। 1954 में फ्रांस ने हमें ये टेरिटरी दे दी थी। फ्रेंच हैंडेड ओवर दिस टेरिटरी टू इंडिया इन 1954। सब्सिक्वेंटली इट वाज एडमिनिस्टर्ड एज एन एक्वायर्ड टेरिटरी। तो शुरू में तो इसे एक्वायर्ड टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेट किया टिल 1962, और 1962 में दिस वाज मेड ए यूनियन टेरिटरी। तो पुडुचेरी को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था बाय 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1962। Nagaland. In 1963, the state of Nagaland was formed by the State of Nagaland Act 1962, which came into effect in 1963, December 1963. तो नागालैंड को स्टेट ऑफ नागालैंड वॉज नागालैंड 1963 में नागालैंड स्टेट फॉर्म हुआ था बाय टेकिंग द नागा हिल्स, ट्वेंसांग एरिया ऑफ द स्टेट ऑफ असम। तो असम के ट्वेंसांग एरिया को लिया गया था और नागा हिल्स के एरिया को लेकर नागालैंड बनाया गया था। दिस वॉज डन टू सेटिस्फाई द मूवमेंट ऑफ हॉस्टाइल नागास। तो ये इसलिए किया गया था क्योंकि जो वहाँ के लोग थे नागास, जो वहाँ की कम्युनिटी थी नागास, इनके मूवमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए तो ये सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे थे। हाउएवर बिफोर गिविंग द नागालैंड द स्टेटस ऑफ द 16th स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन, 15th स्टेट था गुजरात, या देखिए 16th स्टेट था नागालैंड। इट वॉज डन अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर ऑफ असम इन 1961। तो ये किसके कंट्रोल के अंदर किया गया था? गवर्नर के अंदर किया गया था, जो किया गया था 1961 के अंदर, 1961। तो जो 15th स्टेट था वो था गुजरात, उसके बाद बनाया गया था 16th स्टेट जो था हमारा नागालैंड। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश। इन 1966 द स्टेट ऑफ पंजाब वॉज बाइफर्केटेड बाय द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1966। तो जो पंजाब था उसको बाइफर्केट मतलब तोड़ के, मतलब डिवीजन करके क्रिएट किया गया था हरियाणा। तो हरियाणा था हमारा 17th स्टेट इंडियन यूनियन का, और यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। तो 17th स्टेट था हमारे इंडियन यूनियन का हरियाणा, एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी बनाई गई। दिस फॉलोड द डिमांड ऑफ सेपरेट सिख होमलैंड पंजाबी सूबा रेज बाय द अकाली दल अंडर द लीडरशिप ऑफ मास्टर तारा सिंह। तो ये किस डिमांड को फॉलो करके बनाया गया था? सेपरेट सिख होमलैंड, मतलब सिखों के लिए एक सेपरेट होमलैंड होना चाहिए, मतलब पंजाबी सूबा एक होना चाहिए, जो किसने रेस किया था? अकाली दल ने रेस किया था, और इनके लीडर कौन थे? मास्टर तारा सिंह, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शाह कमीशन। किसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे हुआ? शाह कमीशन 1966 में शाह कमीशन के बेसिस पे। पंजाबी स्पीकिंग एरियाज वेयर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू यूनिलिंगुअल स्टेट ऑफ पंजाब, द हिंदी स्पीकिंग एरियाज वेयर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू द स्टेट ऑफ हरियाणा। तो जो पंजाबी स्पीकिंग पीपल थे उनको पंजाब अलग स्टेट दे दिया गया था, और जो हिंदी स्पीकिंग पीपल थे उनको सेपरेट स्टेट हरियाणा दे दिया गया था। एंड द हिल्स वेयर मर्ज विद द एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जो यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश थी, हिमाचल प्रदेश की यूनियन टेरिटरी में हिल्स को ऐड कर दिया गया था। हिल्स का जो एरिया था वो यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश में ऐड कर दिया गया। इन 1971 द यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज एलिवेटेड टू द स्टेटस ऑफ स्टेट 18th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन by Himachal Pradesh State of Himachal Pradesh Act 1970 which came into effect in 1971। तो जो हमारा 17th स्टेट था वो था हरियाणा, और हिमाचल प्रदेश बनेगा हमारा 18th स्टेट। हिमाचल प्रदेश बनेगा हमारा 18th स्टेट, जिसको यूनियन टेरिटरी से स्टेट बनाया जाएगा। मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय। इन 1972 द पॉलिटिकल मैप ऑफ नॉर्थ ईस्ट India underwent the major changes by the North East Area Reorganization Act of 1971, जो इफेक्ट में है 1972 में। तो 1972 एमरजेंसी से 3 साल पहले, तो जो हमारा पॉलिटिकल मैप, एमरजेंसी आई थी 1975 में, तो इनके 3 साल पहले मतलब 1972 में। तो जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो असम, मतलब जो पहले पूरा असम स्टेट था, जो असम और नागालैंड था, बाद में असम के कुछ एरिया को नागालैंड में दे दिया गया था। तो जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया था उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए। थर्स द 2 यूनियन टेरिटरीज ऑफ मणिपुर एंड त्रिपुरा एंड द सब स्टेट ऑफ मेघालय गॉट स्टेटहुड, एंड द 2 यूनियन टेरिटरीज मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश ओरिजिनली नोन एज नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी केम इनटू बीइंग। तो जो 2 यूनियन टेरिटरीज थे मणिपुर और त्रिपुरा, हमने देखा था जब 14 स्टेट्स
और 6 यूनियन टेरिटरीज थी, तो उसमें मणिपुर और त्रिपुरा यूनियन टेरिटरीज थी बाई स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। तो जो मणिपुर और त्रिपुरा जो यूनियन टेरिटरीज थी, और जो सब स्टेट थी मेघालय, मेघालय एक सब स्टेट थी, मतलब फुल्ली स्टेट भी नहीं थी, फुल्ली यूनियन टेरिटरी भी नहीं थी। तो इन लोगों को स्टेटहुड दी गई थी, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को स्टेटहुड दी गई थी। और यूनियन टेरिटरी एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, जो अरुणाचल प्रदेश पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एनजीसी नेफा के नाम से जाना जाता था, इन लोगों को बनाया गया, मतलब मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 2 यूनियन टेरिटरी को बनाया गया। विद दिस द नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया इंक्रीज टू 21। तो जो हमारा मणिपुर था वो 19th स्टेट बना। तो जो हमारा मणिपुर था वो 19th स्टेट बना। हिमाचल प्रदेश के बाद त्रिपुरा 20th स्टेट, और मेघालय याद रखिए एक सब स्टेट था, सब स्टेट से वो स्टेट बना, तो वो 21st स्टेट। Initially, 22nd Constitutional Amendment Act of 1969 created Meghalaya as autonomous states or sub-state within the state of Assam with its own legislature and council of minister। तो जो अब ये जो सब स्टेट क्या है, ये मैटर क्या है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि 22nd अमेंडमेंट आ गया था 1969 का। इससे मेघालय को एक ऑटोनॉमस स्टेट यानी कि एक सब स्टेट का स्टेटस दिया गया था, जो असम के अंदर, असम एक बड़ा स्टेट हो गया, असम के बड़े स्टेट के अंदर एक स्टेट है मेघालय, तो ये स्टेटस दिया गया स्टेट विद इन द स्टेट विद इट्स ओन लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब असम के अंदर ये मेघालय स्टेट होगा, लेकिन इसकी लेजिस्लेचर अलग ही होगी और इसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी अलग होगी। तो मेघालय वॉज नोन एज ए सब स्टेट। However, did not satisfy the aspiration of people of Meghalaya. The Union Territory of Mizoram and Arunachal Pradesh were also formed out of the territories of Assam। लेकिन जो सब स्टेट का इनको स्टेटस दिया गया था, ये भी यहाँ के मेघालय के पीपल को सेटिस्फाई नहीं कर सका, और बाद में वो फुली स्टेट बन गया था 21 स्टेट मेघालय। और ये जो यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की, ये असम की थोड़ी टेरिटरीज को निकाल कर बनाई गई थी। अब सिक्किम, इन 1947 सिक्किम वॉज एन इंडियन प्रिंसली स्टेट रूल बाई चोग्याल। तो चोग्याल डायनेस्टी थी सिक्किम स्टेट में, ये एक प्रिंसली स्टेट था जो चोग्याल इन्हें रूल करते थे। 1947 आफ्टर लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी द सिक्किम बिकेम ए प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया। तो सिक्किम एक प्रोटेक्टोरेट बन गया इंडिया का जब 1947 में ब्रिटिश रूल खत्म हो गया। वेयर बाई इंडियन गवर्नमेंट एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन ऑफ सिक्किम। प्रोटेक्टोरेट स्टेट का मतलब ये है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो सिक्किम के डिफेंस को, एक्सटर्नल अफेयर्स को और कम्युनिकेशन को सेफ गार्ड करेगी, मतलब मैनेज वही करेगी, डिसीजन वही लेगी। इन 1974 सिक्किम एक्सप्रेस्ड एज एन डिज़ायर फॉर द ग्रेटर एसोसिएशन विथ इंडिया। तो 1974 ने सिक्किम में ये चाहत हुई कि वो इंडिया के साथ एसोसिएट होना चाहता है। अकॉर्डिंगली द 35th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1974 वॉज एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। तो इसलिए 35th अमेंडमेंट एक्ट आया था 1974 का। This amendment introduced a new class of statehood under which the constitution by conferring Sikkim as a status of associate state। तो इसके थ्रू सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट का दर्जा दे दिया गया था। तो हमारे इंडियन यूनियन का एक एसोसिएट स्टेट था सिक्किम। फॉर दिस पर्पज ए न्यू आर्टिकल 2A एंड न्यू शेड्यूल 10th शेड्यूल कंटेनिंग इन द टर्म्स एंड कंडीशंस वेयर इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बाद में ये 2A आर्टिकल 2A और 10th शेड्यूल डिलीट हो गया है। आज की डेट में 10th शेड्यूल में है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो 10th शेड्यूल आज की डेट में है एंटी डिफेक्शन लॉ। ये पुराना 10th शेड्यूल डिलीट कर दिया गया है जिसमें ये सिक्किम से रिलेटेड प्रोविजंस थे, सब स्टेट मतलब एसोसिएट स्टेट से रिलेटेड जो प्रोविजंस थे 10th शेड्यूल के, वो डिलीट कर दिए। आज की डेट में 10th शेड्यूल में है एंटी डिफेक्शन लॉ, जो आया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 के थ्रू। और आर्टिकल 2A भी आज की डेट में डिलीटेड है। दिस एक्सपेरिमेंट हाउएवर डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, इट कुड नॉट फुल्ली सेटिस्फाई द एस्पिरेशन ऑफ पीपल ऑफ सिक्किम। तो ये जो एसोसिएट स्टेट का इन्हें दर्जा दिया गया था, इससे सिक्किम के पीपल सेटिस्फाई नहीं थे। In a referendum held in 1975, they voted for the abolition of the institution of Chogyal. Sikkim became an integral part of India। तो 1975 जिस ईयर में इमरजेंसी आई थी, उस ईयर में एक रेफरेंडम हुआ था सिक्किम। मैं इमरजेंसी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप ये डेट्स को अगर इवेंट के थ्रू याद रखेंगे तो आप डेट्स मतलब जो ईयर्स हैं वो अच्छे से याद कर पाएंगे। तो 1975 में एक रेफरेंडम हुआ जिससे चोग्याल डायनेस्टी को अबॉलिश कर दिया गया, हटा दिया गया और सिक्किम एक इंडिया का पार्ट बन गया। तो 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 1975 का, 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1935 का आया था, जिससे सिक्किम को एक फुल फ्लेज्ड स्टेट, तो हमारे इंडियन यूनियन का 22nd स्टेट बना। मेघालय जो 21st स्टेट था सब स्टेट, उसके बाद जो एसोसिएट स्टेट था सिक्किम, जो एक एसोसिएट स्टेट था, उसको फुल्ली फ्लेज्ड स्टेट्स, और हमारा 22nd स्टेट बना सिक्किम, जो पहले एक एसोसिएट स्टेट था।
तो 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1975 का, सिक्किम को फुल फ्लैश स्टेट 22nd स्टेट बना दिया गया। ये जो अमेंडमेंट था, दिस अमेंडमेंट द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल एडेड 371F टू प्रोवाइड सर्टेन स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिक्किम। तो इसके थ्रू फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, फर्स्ट शेड्यूल क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, नेम ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। और जो फोर्थ शेड्यूल है, फोर्थ शेड्यूल रिलेटेड है राज्यसभा की सीट्स, मतलब कितने स्टेट्स को और कितने यूनियन टेरिटरीज को कितनी राज्यसभा की सीट्स मिलनी चाहिए। तो फोर्थ शेड्यूल इससे रिलेटेड है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, इससे राज्यसभा सीट्स टू यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स। और फर्स्ट शेड्यूल है नेम ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। तो इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे, आर्टिकल 371F डाला गया और ये कहा गया कि कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए यूज़ होंगे विद रिगार्ड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिक्किम। It repealed the Article 2A and 10 schedule that were added by 35th Amendment Act of 1974। तो आर्टिकल 2A और 10 शेड्यूल को डिलीट कर दिया गया, ये 35th Amendment Act से आए थे। मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। इन 1987 3 न्यू स्टेट्स ऑफ मिज़ोरम बाई द स्टेट ऑफ मिज़ोरम 1986 विच केम इनटू इफेक्ट इन 1987। अरुणाचल प्रदेश स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एक्ट ऑफ 1986 विच केम इनटू इफेक्ट इन 1987। Goa and Daman and Diu Reorganization Act of 1987 came into being as 23rd, 24th and 25th state of the Union Territory respectively। तो 1987 में 3 नए स्टेट्स बनाए गए थे, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, जो 23rd, 24th और 25th स्टेट बने हमारे इंडियन यूनियन के। The Union Territory of Mizoram was conferred the status of full-fledged state sequel to the signing of Memorandum of Settlement, Mizoram Peace Accord in 1986 between the central government and Mizo National Front, ending 2-decade-old insurgency। तो जो यूनियन टेरिटरी ऑफ मिज़ोरम था, जो मिज़ोरम यूनियन टेरिटरी थी, उसको स्टेट का दर्जा दे दिया गया था। एक मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइन हुआ था, मिज़ोरम पीस अकॉर्ड भी इसे कहते हैं, 1986 में साइन हुआ था। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और मिज़ो नेशनल फ्रंट, एक पार्टी थी, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उस मिज़ो नेशनल फ्रंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में ये साइन हुआ था। और ये 20 साल पुरानी एक रिवॉल्ट एजिटेशन, मतलब जो एजिटेशन अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट जो मिज़ोरम में चल रहा था, वो इस मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट के थ्रू बंद हुआ, जो 20 साल पुराना रेबेल चल रहा था। अरुणाचल प्रदेश हैज़ ऑल्सो बीन एन यूनियन टेरिटरी फ्रॉम 1972। तो अरुणाचल प्रदेश भी एक यूनियन टेरिटरी थी 1972 से, उसे भी स्टेट बना दिया गया था। जो गोवा, द स्टेट ऑफ गोवा वॉज क्रिएटेड बाई सेपरेटिंग द टेरिटरी ऑफ गोवा फ्रॉम यूनियन टेरिटरी ऑफ गोवा एंड दमन एंड दीव। तो गोवा एंड दमन एंड दीव पहले एक यूनियन टेरिटरी थी, तो उसमें से गोवा को सेपरेट करके एक सेपरेट स्टेट बनाया गया। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। इन 2003 मोर न्यू स्टेट्स, छत्तीसगढ़ बाई मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2000, उत्तराखंड by Uttar Pradesh Reorganization Act of 2000, Jharkhand by Bihar Reorganization Act of 2000। तो were created from the Union Territory of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar respectively। तो जो छत्तीसगढ़ था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया और बिहार से झारखंड को अलग किया गया। तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग करके, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग करके और बिहार से झारखंड को अलग करके 26th, 27th और 28th स्टेट बनाए गए थे हमारे इंडियन यूनियन के। और तेलंगाना, इन 2014 न्यू स्टेट ऑफ तेलंगाना केम इनटू एग्जिस्टेंस एज द 29th स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। इट वाज कार्व्ड आउट ऑफ द टेरिटरी ऑफ आंध्र प्रदेश। तो 2014 में तेलंगाना एग्जिस्टेंस में आया, जो हमारा 29th स्टेट था, यंगेस्ट स्टेट है। इसको आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। आंध्रा स्टेट 1953 formed as the first linguistic state of India, known as the state of Andhra by taking out the Telugu speaking areas from the state of Tamil Nadu। मतलब मद्रास, जो मद्रास उस समय मद्रास था, आज तमिलनाडु है। तो 1953 में पहला लिंग्विस्टिक स्टेट था आंध्रा स्टेट, हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। ये तेलुगु स्पीकिंग एरियाज, मतलब पीपल और एरियाज़ को अलग किया गया था मद्रास से। जो तमिल बात करते थे, कर्नूल कैपिटल थी इस आंध्रा स्टेट की, और हाई कोर्ट गुंटूर में इस्टेब्लिश किया गया था इसका। जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 1956 का, उसने तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ जो हैदराबाद के थे उसको मर्ज करके एक आंध्रा स्टेट बनाया गया था। आंध्रा स्टेट में तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़, जो हैदराबाद के तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ थे, उनको आंध्रा स्टेट में मर्ज करके आंध्र प्रदेश स्टेट बनाया गया था। इसकी कैपिटल थी हैदराबाद, कर्नूल से हैदराबाद शिफ्ट कर दी गई थी। फिर अगेन 2014 में आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के थ्रू आंध्र प्रदेश को अलग करके 2 सेपरेट स्टेट्स बना दिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो 29 स्टेट्स हो गए थे। अब
29 स्टेट्स और 29 स्टेट्स थे। फिर क्या हुआ, ये जो 29 में से अब जम्मू एंड कश्मीर को अलग कर दिया गया, अलग करके 2 यूनियन टेरिटरीज बनाया गया और आज की डेट में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पहले 6 यूनियन टेरिटरीज थी, अब 8 यूनियन टेरिटरीज और 28 स्टेट्स हैं। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख टिल 2019 द अर्थ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, थस एंजॉय द स्टेटस ऑफ स्पेशल स्टेटस बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमने बहुत बार पढ़ा है, 3 से 4 बार शायद ये रिपीट हो रहा है। जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है इसका एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, हमने कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर में पढ़ा था। बिकॉज ऑफ द आर्टिकल 370 एक स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर के पास। 2019 में ये जो स्पेशल स्टेटस था इसको ख़त्म कर दिया गया था बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019। इसने सस्पेंड कर दिया था पहले के ऑर्डर को, द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954 के, और 2019 के ऑर्डर से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजंस थे वो जम्मू एंड कश्मीर को भी अब एप्लीकेबल होते थे। The 2019 order extended all the provisions of the Constitution of India to Jammu and Kashmir also. Further, Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 bifurcated the erstwhile of Jammu and Kashmir into a separate union territory, namely Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh. तो जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019 का, इसके थ्रू जम्मू एंड कश्मीर को बाइफर्केट मतलब डिवाइड करके 2 नई यूनियन टेरिटरीज बनी, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंप्राइज ऑफ ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ erstwhile स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्सेप्ट कारगिल, लेह डिस्ट्रिक्ट विच हैव गॉन टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो जम्मू एंड कश्मीर में सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के पास थी, एक्सेप्ट करगिल और लेह। करगिल और जो लेह है वो लद्दाख के पास है। थस द नंबर ऑफ स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज इंक्रीज फ्रॉम 14। तो जब स्टार्टिंग में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 का, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 के थ्रू हमारे पास बने थे 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 में 14 स्टेट्स थे, 6 यूनियन टेरिटरीज थे 1956 में, और अब आज 2024 में है 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज रेस्पेक्टिवली। चेंजेस इन नेम, द नेम ऑफ द सम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव ऑल्सो बीन चेंज। तो पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वो नेम भी चेंज कर सकती है, तो थोड़े यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स के नाम भी चेंज हुए हैं। यूनाइटेड प्रोविंस वॉज द फर्स्ट स्टेट टू हैव अ न्यू नेम। तो जो यूनाइटेड प्रोविंस था, जो आज के देश में उत्तर प्रदेश है, वो पहला था जिसका नेम चेंज किया गया था। मतलब यूनाइटेड प्रोविंस वॉज द फर्स्ट स्टेट टू हैव अ न्यू नेम। तो यूनाइटेड प्रोविंस पहला था जिसका नाम चेंज किया गया था, उसका नाम बनाया था उत्तर प्रदेश, बिकॉज वो उत्तर दिशा में है, उत्तर। इन 1950, तो 1950 में जब हमारे देश में पहले इलेक्शंस भी नहीं हुए थे, मतलब फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए थे 1951 से 52 तक, फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट आई थी 1952 में। तो जब पहले जनरल इलेक्शंस भी नहीं हुए थे तब यूनाइटेड प्रोविंस का नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। 1969 मद्रास वॉज रीनेम्ड by Madras State Alteration of Name Act 1968 which came into effect in 1969। तो तमिलनाडु, मद्रास का नाम तमिलनाडु में चेंज किया गया था। सिमिलरली 1978 मैसूर वॉज रीनेम्ड एज कर्नाटका by the Mysore State Alteration of Name Act 1973। तो मैसूर को कर्नाटक नाम दे दिया गया था। सेम ईयर में लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमंदवी आइलैंड्स को लक्षद्वीप का नाम दिया गया था बाई लक्षद्वीप, मिनिकॉय अमिंदवी आइलैंड्स अल्ट्रेशन ऑफ नेम एक्ट 1973। 1992 में यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली वॉज resignated as the national capital territory without being conferred the status of full-fledged state by 69th Amendment Act of 1991। तो 69th अमेंडमेंट एक्ट आया था 1991 का, जिस ईयर में हमारे LPG रिफॉर्म्स हुए थे। उस ईयर में नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा दिया गया था दिल्ली को। वो एक फुल फ्लेज स्टेट नहीं है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी के थोड़ा सिमिलर है। 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 के थ्रू 2006 में उत्तरांचल को उत्तराखंड नेम दिया गया था बाई उत्तरांचल अल्ट्रेशन ऑफ नेम एक्ट 2006। सेम ईयर में पौंडीचेरी को पुडुचेरी का नाम दिया गया था बाई द पौंडीचेरी अल्ट्रेशन ऑफ नेम एक्ट 2006। इन 2011 ओडिशा को ओडिशा का नाम दिया गया ODISHA, पहले था ORISSA। तो 2011 में ये किया गया था बाई ओडिशा अल्ट्रेशन ऑफ नेम एक्ट 2011। अब इसके बाद टेबल 6.4 में आर्टिकल 3 के अंदर क्या क्या एक्ट्स पार्लियामेंट ने हमारे पास किए हैं उनको बस एक बार रीड कर लीजिए आप लोग। और यहाँ पे लास्ट में टेबल 6.5 में आर्टिकल्स दिए गए हैं जो पार्ट 1 में है, हमारे पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 to 4 दिए गए हैं। एट ए ग्लांस देख लीजिए। नेम ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटरीज, मतलब इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 1 ये है। 2
एडमिशन मतलब एक्सटर्नल एडमिशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, मतलब बाहर की अगर कोई टेरिटरी इंडिया में मिलना चाहती है, जैसे कि असम, एग्जाम्पल असम, तो वो अंडर आर्टिकल 2 के अंदर इंडिया कर सकता है। आर्टिकल 2 अब डिलीटेड है, सिक्किम का जो जिस सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था 10th शेड्यूल, वो डिलीटेड हो गया है। आर्टिकल 3 मतलब एक नया स्टेट बना सकती है बाय अल्टरिंग द एरियाज बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, मतलब इंटरनल रिऑर्गेनाइजेशन कोई भी इंडिया के जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उनको तोड़कर या फिर मर्ज करके कुछ भी चेंजेस कर सकती है हमारी पार्लियामेंट। और आर्टिकल 4 में ये कहा गया है जो लॉज, आर्टिकल 2 मतलब जो एक्सटर्नल एरिया मतलब जो बाहर की टेरिटरी इंडिया में एडमिशन करने की बात हो रही है, आर्टिकल 3 के अंदर इंटरनल रिऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है। जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर जो लॉज बनाएगी हमारी पार्लियामेंट, वो अंडर आर्टिकल 368 नहीं आएगी, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है अंडर आर्टिकल 368। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।